सब जगह हमने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं, अच्छे प्रभावशाली कैंडिडेट हैं, तो इनका अपना भी है, पार्टी का भी है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है हरियाणा में। आप कह रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, तो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि जनता हरियाणा में लोकसभा चुनाव में वोट करेगी? जो हरियाणा राज्य पर कर्ज की आप बात करते हैं, क्यों बढ़ा इतना कर्ज और कितना कर्ज हो गया? जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, नौकरियां कहां से आएंगी? बाकी सरकारी नौकरी है, 2 लाख जो है ना सरकारी पद पक्के मंजूर शुदा, वो खाली पड़े। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्रदेश में माहौल बनाना पड़ता है जी। कानून व्यवस्था ठीक करनी पड़ती है, और जो इन्वेस्ट करे उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं पैसा लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देने का वादा किया है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा जैसे राज्य में क्या वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? 10 में से आप कितनी सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? तो मेरे को लगता है कांग्रेस का स्वीप आएगा। तो 2014 तक प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। जापान की 70% पूरे देश की जो इन्वेस्टमेंट थी वो हरियाणा में थी। पर्यटन की भी इंडस्ट्री है, ऐसे में हरियाणा जो है वो दिल्ली के बहुत करीब है, आप कह रहे हैं 3 तरफ से घिरा है, बावजूद इसके यहाँ जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो इतना डेवलप नहीं हो पाया। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है हरियाणा में। तो साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक अप्रेंटिस स्कीम का ऐलान किया है, आपको क्या लगता है उससे क्या फर्क पड़ेगा? 2014 में जो हमारा हरियाणा था वो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। ड्रग के नजदीक भी हरियाणा अब ड्रग में पूरे देश में टॉप पे हो रहा है। सबसे ज्यादा मौत यहाँ हुई पंजाब से ज्यादा। मैं 20 सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, आधा फौजी हूँ मैं, और मेरे साथ के मेरे स्कूल के कम से कम 28-30 जनरल हैं। मेरी सबसे बात हुई, फौज वाले भी खुश नहीं है, भाई 4 साल में घर आ जाएगा। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मौजूदा हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और हरियाणा कांग्रेस के सबसे कद्दावर और सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपका स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। धन्यवाद जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे लोकसभा चुनावों में हरियाणा में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, मैं काफी लोकसभा क्षेत्र में होया हूँ, 10 हमारे हैं, 10 में से 8 में तो होके आया हूँ। जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, सब जगह हमने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं, अच्छे प्रभावशाली कैंडिडेट हैं, तो इनका अपना भी है, पार्टी का भी है, और जिसका समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर दावा कर सकता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है हरियाणा में। आप कह रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, तो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि जनता हरियाणा में लोकसभा चुनाव में वोट करेगी? मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का है, महंगाई का है, कानून व्यवस्था है, शिक्षा की इनकी नीति है, मतलब हर उस पे ये सरकार विफल है। जो हरियाणा की सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। कोई अपनी उपलब्धि ये गिना नहीं सकते हैं 10 साल हमने क्या किया है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, या मेट्रो जहाँ छोड़ के गए थे एक पोल भी आगे लगाया है, कोई मतलब कोई बड़ी संस्था लेके आए हैं, या रेलवे लाइन बिछाई है इन्होंने, मतलब कोई भी ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं कोई डेवलप इन्होंने नहीं किया। बल्कि जो मौजूदा है 2014 तक वो उनका भी जो है मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है इनसे, और इससे न कोई भी वर्ग खुश नहीं है इनसे, ना किसान, ना मजदूर, ना व्यापारी, ना कर्मचारी, ना शहरी, ना ग्रामीण, हर वर्ग इनसे विमुख हो चुके हैं। हरियाणा में जो मौजूदा प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं आप, बीजेपी सरकार की, तो क्या आपको लगता है कि उसके खिलाफ क्या आपको एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है हरियाणा में? जब भी तो मैं कह रहा हूँ एंटी इनकम्बेंसी, जब भी तो कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है इस सरकार से। हर वर्ग जो है इस सरकार से पीछा छुड़ाना चाहता है। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है हरियाणा में, तो इसको लेके अगर हम बात करें समाधान को लेकर, तो आपके पास इसके क्या समाधान है जनता में? क्योंकि अब की बार ये भी कहा जा रहा है, कुछ सर्वे ऐसे हुए हैं कि जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है,
वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार वोटर्स के मन में? देखिए, 2014 में जो हमारा हरियाणा था, वो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज पूरे देश, मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं, आज पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। क्यों है? क्योंकि माहौल ऐसा हो गया, जो कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है प्रदेश में, वो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। इन्होंने कहा है इवेंट्स हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से गुजरात गुड़गांव में कई साल पहले बनाई थी, इतने लाख करोड़ की आएगी, आई नहीं, हजारों करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, नौकरियां कहाँ से आएंगी? बाकी सरकारी नौकरी है, 2 लाख जो है ना सरकारी पद पक्के मंजूर शुदा, वो खाली पड़े, तो बेरोजगारी के हिसाब से हो गया। इसी प्रकार से महंगाई में भी हरियाणा देश में ऊपरले उसमें हो गया। अपराध में जो जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हुआ है। तो इस वास्ते हर किसान का आपने देख लिया, किसानों की मांग हुई, 1 साल तक वहां सड़क पे रहे, 3 कानून लेके आई थी जो सरकार, तो इस हरियाणा सरकार ने उनके रास्ते रोके और सैकड़ों किसान यहाँ मरे, उनके खड्डे बिछाए गए, अब तक भी रोड आवागमन शुरू नहीं हुआ है। तो इस वास्ते किसान बिल्कुल रुष्ट है। आपने रोजगार की बात की, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है हरियाणा में, तो साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक अप्रेंटिस स्कीम का ऐलान किया है। आपको क्या लगता है उससे क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं फर्क पड़ेगा, उसमें 30 लाख युवाओं को नौकरी भी देनी केंद्र सरकार की खाली पड़ी है पद। इसी प्रकार से हरियाणा की 2 लाख पद जो है मजदूर शुदा पक्की नौकरियां खाली पड़ी हैं। अब इन्होंने सिस्टम दूसरा चला दिया, जैसे अग्निवीर है, अग्निवीर का मतलब 4 साल में आदमी घर आ जाएगा वापस, 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल का वापस आ जाएगा, ना उसकी पेंशन होगी, ना आगे कोई नौकरी पक्की होगी उसकी। इस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है युवाओं के उससे। इसी प्रकार हरियाणा में इन्होंने कर रखा है, रोजगार निगम बना रखा है, कौशल रोजगार निगम के नाम से। कोई पक्की नौकरी नहीं उसमें, कोई पेंशन नहीं उसमें, कोई रिजर्वेशन नहीं उसमें। हमने अपने समय ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, ये सरकार खुद ठेके पे देने लगी, ठेके पे दे रही नौकरियां, पक्के पद भर नहीं रहे, ठेके पे दे रही नौकरियां। उनके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, बेचारे कभी पक्के नहीं हो सकते, जब मर्जी सरकार छुट्टी कर दे। तो जिसको यही पता नहीं है कि कल तेरी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, वो कैसे मतलब सेवा करेगा? फौज में उसको पता तेरे तो 1 साल के बाद जाना है, देश के लिए कुर्बान कैसे होगा? तो ये कई बातें हैं जो इससे युवाओं में बड़ी भारी बेचैनी है। कई महीनों से हम आप देख रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, तो जो बेरोजगारी है वो हरियाणा में कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि 2019 में भी हमने देखा था लोगों में एक नाराजगी थी, अब क्या वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है बेरोजगारी में, इस वास्ते बेचैनी है। और अब एक कोर्ट्स में जैसे पीएन का पद निकला है, कहीं भी पीएन का पद निकलेगा, हजारों पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी सब ये जो मतलब अप्लाई करें उनके लिए। और जिस तरह आप किसानों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने का वादा किया है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा जैसे राज्य में क्या वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है किसानों के लिए? अकेले हरियाणा में, पूरे देश में एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। ये जो है आपने देखा 3 जब ये कानून आए थे जो केंद्र सरकार ने वापस लिए, उस टाइम मैंने कहा था कि वे 3 कानून ले आए, अब ठीक है, 4था ऑर्डिनेंस और ले आओ, किसान संतुष्ट हो जाएगा कि कोई भी एमएसपी से कम खरीद करे तो उसको कानूनी सजा हो, किसान की सेफ्टी हो जाती है। अब क्या हो रहा है, अब एमएसपी अनाउंस कर देती है। गारंटी का क्या मतलब है? गारंटी का मतलब ये नहीं है सब कुछ सरकार खरीदेगी, लेकिन अगर उसको किसान को भाव से कम मिलता है फिर सरकार की इंटरवेंशन होनी चाहिए, किसान को बचना चाहिए। अब यहाँ एमएसपी कहते हैं लेकिन किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती,
तो किसान की गारंटी होनी चाहिए। जब 50% रोजगार जो है देश का तो कृषि क्षेत्र में है। जय जवान जय किसान, तो यही तो नारा था। तो देश को उठा सकता है, पेट पालता है किसान, तो जो किसान पूरे देश का पेट पालता है उसका भी तो पेट पालना चाहिए, उसको भी तो सुरक्षित महसूस करना चाहिए। और ये कोई आज नहीं कहा इन्होंने। मेरे को जब कांग्रेस की सरकार थी तो सस्टेनेबल फार्मर्स इनकम कैसे हो उसकी एक वर्किंग ग्रुप बना था, उसका मैं अध्यक्ष था। मोदी जी एक दूसरी कमेटी के वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष थे, इसका मैं अध्यक्ष था। उस समय हमारी रिकमेंडेशन की हमने, सभी से पूछ के। मेरे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे मेंबर, बंगाल के भी थे और बिहार के भी थे। तो सब से सलाह करके ये हमने रिकमेंड किया था कि किसान को एमएसपी देनी चाहिए और स्वामीनाथन के C2 फार्मूले पे देनी चाहिए, ताकि जितनी उसकी लागत हो उसका 50% उसको मुनाफा मिले, तो सस्टेनेबल हो सकती है। नहीं तो किसान तो कर्जे में डूबता जा रहा है। 2014 में अगर 9 लाख करोड़ था किसान के ऊपर, आज तो 22-23 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो चुका है। कहाँ से करेगा? अपनी जमीन वो नीलाम करेगा। इसी वास्ते हमने जो रिकमेंड किया था उसमें, और वो चालू कर दी थी मैंने, कि वो पूरे देश में जो फसली ऋण होता है, शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं उसको, वो उस पे भी 12% 13% ब्याज दिया जाता था। और कोऑपरेटिव में तो हमने कम कर दिया, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक थे उन्होंने कम नहीं किया। तो ये फैसला किया केंद्र सरकार ने, जो फसली ऋण लेके समय पर वापस देगा वो हिंदुस्तान में कोई भी बैंक 4% से ज्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो किसान को प्रोत्साहन करना चाहिए जो पूरे देश का पेट पाल रहा है। आज तो बर्बादी की कगार पे खड़ा हो, कर्जे में डूबता जा रहा है। अब अगर आप सत्ता में आते हैं तो किसानों की बेहतरी के लिए हरियाणा में आपके पास क्या प्लान है? नहीं है ही, मतलब एमएसपी की गारंटी तो हम मांग कर ही रहे हैं। और हमारे समय में ये भी था कि जिन भी उनकी एमएसपी थी उसको एमएसपी मिलती थी, आज नहीं मिल रही है। आज तो इन्होंने नई इसके मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये पोर्टल चला दिया। मतलब यही मंडी है, यही किसान है, इतना ही अनाज होता है। हमारे समय में जैसे ही किसान का अनाज निकला मंडी में ले आता था और उसको मिनिमम न्यूनतम रेट मिल जाता था। अब वो इंतजार करता है कब उसका नंबर है। ऊपर से बारिश हो रही है और वो इंतजार करा मेरा कम नंबर आओ, इतने उसका फसल भीग जाती है। फिर ये कहते हैं ये तो भीग गई, हम नहीं लेते। मतलब किसान की परेशानियां बढ़ाई हैं, इनकी परेशान है, आज दुखी है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आपके पास क्या योजना है? क्योंकि अब जिस तरह की इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो बदलते समय के साथ जो है गवर्नेंस को भी अपने आप में इवॉल्व करना होगा, बदलाव लाने होंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्रदेश में माहौल बनाना पड़ता है, कानून व्यवस्था ठीक करनी पड़ती है, और जो इन्वेस्ट करे उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं पैसा लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। वो जैसे हमने मॉल बनाया था 2005 में, हमारे को मौका मिला तो 2014 तक प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। जापान की 70% पूरे देश की जो इन्वेस्टमेंट थी वो हरियाणा में थी। तो इस प्रकार से एक माहौल बनाना पड़ेगा, कानून व्यवस्था भी उसमें आपको देनी पड़ेगी, उनको सुविधा भी देनी पड़ेगी, उनको कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा। बहुत स्कोप है, हमारा बहुत फायदा हो सकता है। हमारे को दिल्ली के हम 3 तरफ हैं। हमने IMT बनाई, हमने इसी वास्ते बनाई। IMT मानेसर की एक्सटेंड किया, IMT फरीदाबाद बनाई, एक IMT रोहतक बनाई, एक IMT खरखोदा बनाई, ताकि यहाँ के हम इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा उठा सके, स्टेट की भी आमदनी हो और रोजगार भी मिले लोगों को। टूरिज्म, पर्यटन की भी इंडस्ट्री है। ऐसे में हरियाणा जो है वो दिल्ली के बहुत करीब है, आप कह रहे हैं 3 तरफ से घिरा है। बावजूद इसके यहाँ जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो इतना डेवलप नहीं हो पाया। देखिए, ये इसके लिए भी मैंने कहा ना, माहौल बनना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, टूरिज्म के स्पॉट्स हैं हरियाणा में बहुत। मान लो कुरुक्षेत्र है, हमारे समय में वहाँ ये अक्षरधाम भी आया, अक्षरधाम को भी हमने वहाँ शुरू किया। और आपका जो
तिरुपति का रेप्लिका वहाँ हमने किया। वो एक, क्योंकि धर्म क्षेत्र है वो, तो इस प्रकार से इस्कॉन का भी वहाँ है, तो डेवलप कर उसका एक टूरिज्म वो बनाया था, वो बहुत हो सकता है। कुरुक्षेत्र है, राखी गढ़ी एक जगह है, वहाँ मैंने मंजूर कराई थी स्कीम, हड़प्पन टाइप का सबसे बड़ा वो वगैरह में है ना पुराने। तो इस प्रकार से यहाँ डेवलप करोगे तो टूरिज्म हो जाएगी। बाकी दिल्ली के आसपास से टूरिज्म, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे आपका कर्ण लेक हो, टूरिज्म स्पॉट्स हैं, किया जाए तो बहुत अच्छा यहाँ स्कोप है। पहले था भी लोगों का, अब थोड़ा रुझान कम हो गया, क्योंकि लोगों को कानून व्यवस्था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है हरियाणा में कि ऐसा लगता है सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, फ्री फॉर ऑल हुआ है। थोड़ा वो करना पड़ता है। जैसे फरीदाबाद है, अब हमने थोड़ा इंटरनेशनल वो किया था, मेला शुरू हुआ सूरजकुंड में, ऐसी जगह डेवलप होगी तो अब चलता है, वहाँ हर साल होता है। वो मैंने उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय उसमें किया था शुरू, तो है। ऐसे आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, एक आपको एक अपना वो दिखाना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट तो क्या कहूँ मैं, लेकिन एक असलियत जो है प्रोजेक्शन देनी पड़ती है। भाई ये चीज़ हमारे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके लेटेस्ट जो टूरिज्म के हमारे पास वहाँ है, मोरनी हिल है, आपका जींद में रानी बाग है, किसी भी जगह कल्चर और हेरिटेज है, उसको हाईलाइट करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जिसमें रोड है, रेल है, एयर नेटवर्क है, हरियाणा राज्य का अब तक कोई अपना एयरपोर्ट नहीं है, इतने साल बाद भी, उसको बने हुए कितने दशक हो गए उसके बाद भी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, रोजगार अगर बढ़ाने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, और अगर इंडस्ट्री को लाना है तो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आपके पास क्या योजना है, क्या प्लान है? देखिए, हमारे समय में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हिसार, रोहतक, ये जो 3-4 जिलों के बीच में मैम से चांग जगह है, उसमें आइडेंटिफाई हो गया था। एयरफोर्स से भी क्लियरेंस ले ली थी हमने, सरकार बदल गई, वो यहाँ से चला गया। इसी प्रकार से रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में मंजूर कराई थी, वो भी चली गई। जब भी तो इस सरकार से सब रुष्ट है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़ तक हमने बनाई, दिल्ली से गुड़गांव हमने बनाई, दिल्ली से फरीदाबाद ना ये बहादुरगढ़ तक हम लेके आए, सांखौल गांव तक। इनके 10 साल में एक भी नया पोल नहीं लगा। पावर जो चाहिए होती है इंडस्ट्री के लिए, हमारी सरकार आई उससे पहले पावर जो है एक इश्यू होता था, उस पर गवर्नमेंट गिर भी जाती थी, बन भी जाती थी, शॉर्टेज ऑफ पावर। तो 4 थर्मल प्लांट, 1 न्यूक्लियर प्लांट हमने लगाया। इस 10 साल में इन्होंने 1 यूनिट भी बिजली नहीं बढ़ाई, इन्होंने कोई रेलवे लाइन नई मंजूर नहीं कराई है जी। जो नेशनल हाईवेज हैं वो 90% हमारे टाइम के सैंक्शन है। ये पहली सरकार है जो एक नेशनल हाईवे मेरठ से राजस्थान तक जाता है, बहादुरगढ़ के पास से, उसको लिख के दे दिया था इन्होंने कि मेरे पास दोनों चिट्ठी हैं कि हमारे को जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में पहली सरकार होगी ऐसी जिन्होंने कहा भाई हम नेशनल हाईवे नहीं बनाना चाहते। विजन होना चाहिए, जो भी हो। 20 साल के बाद क्या होना है, 30 साल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? अमेरिका क्यों गया? हमारे को मौका मिला तो मैंने पहला बार ये सब दिमाग में आया कि अमेरिका की डेवलपमेंट कब हुई? जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े रोड, लंबे लंबे रोड बने, जब बनाए उन्होंने, तो उसके बाद ही अमेरिका बना। नहीं तो अमेरिका तो बहुत पिछड़ा हुआ देश था। अमेरिका तो जो वहाँ के कैदी जाते थे। तो अगर हम बात करें हरियाणा की इस समय राजनीति की बात करें, तो जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो पर्यावरण के मुद्दों की अक्सर कहा जाता है बात नहीं होती। बहुत से ऐसे राज्य हैं उत्तरी भारत में जहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, उसमें हरियाणा भी है। तो उसमें जो डिप्लीशन हो रहा है वो कृषि से भी उसका सीधा संबंध है, और ये कहा जा रहा है कि मतलब अत्यधिक पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा में ग्राउंड वाटर लेवल को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे उर्वरा शक्ति, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति की भी बात होती है। और आगे लॉन्ग टर्म में भी अगर हम देखें, लंबी अवधि में देखें, तो किसानी के लिए, खेती किसानी कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकती है, और फिर क्लाइमेट चेंज की भी बात होती है। इन मुद्दों पर अक्सर बात नहीं होती। आप इस बारे में सोचते होंगे, आपकी क्या रणनीति है? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, लेकिन इस बारे में किसान का भी ख्याल करना पड़ेगा। आज कहते हैं पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो पानी का इस्तेमाल होता है धान में। धान को डाइवर्सिफाई करें,
तो मक्का में MSP का वो करके देना पड़ेगा, जब तो धान बोना छोड़ेंगे ना, किसान को अल्टरनेटिव इनकम तो देनी पड़ेगी, पानी का छोड़ देंगे। और ये पहली सरकार है हरियाणा की, इसी वास्ते में दादूपुर नलवी है, एक नहर बनाई थी हमने, मतलब वो उसको चालू कर दिया था, बहुत साल से डिमांड थी। उस ब्लॉक में आपका कुरुक्षेत्र जिला है और कैथल है, अंबाला है, वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा था। यमुना का जो स्पेयर पानी था उसमें जाना था ताकि वाटर लेवल ऊपर बढ़े। ये पहली सरकार है जिसने नहरी कैंसिल कर दी, वो क्योंकि कंपनसेशन का पैसा देना था किसान को, उसकी जमीन ले लो और कंपनसेशन आ दो। कोर्ट ने फैसला कर दिया भाई ये इतना कंपनसेशन दो, वो देने के लिए दो, कैंसिल ही कर दियो। उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है यार, सोचना चाहिए इसका। वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं है, और उसके किसान को भी डाइवर्सिफाई करने के लिए इनिशिएटिव देना पड़ेगा। उनको ऑल्टरनेटिव दोगे, अब मक्का की दे दे भाई ये भाव 1,000 रुपया MSP से कम बिका है मक्का, तो कैसे बोएगा आगे किसान? अपने घर से कब तक दे देगा, कर्जा लेके कब तक बोता रहेगा? ये आप इस बात से सहमत हूँ, ये तो एक होना चाहिए, लेकिन ये सोच से होगा, जैसे दादूपुर नलवी हमने खुदवाई। एजुकेशन, शिक्षा का स्तर की भी आपने बात की कि शिक्षा का जो स्तर है पिछले कुछ सालों में उसमें क्या बदलाव आपने देखे हरियाणा में, हरियाणा राज्य की हम बात करें, उसको लेके आपका क्या विजन है? देखिए 2005 में जब मैं मुख्यमंत्री बना उससे पहले जब भी मैं तो यहाँ ही रहा, हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग करने के लिए भी बेंगलोर या महाराष्ट्र में जाना पड़ता इंजीनियरिंग। मेरे भतीजा भी वहाँ पूना से करके आया एक इंजीनियरिंग, एक MBA करके आया वहाँ से बेंगलोर से, उनको बाहर यहाँ नहीं था। तो मेरा पहले ये था कि भाई एजुकेशन जो है बनाना चाहिए, एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, नहीं होगा तो हमारे आगे हम बढ़ नहीं सकते। अगर बच्चों को ना तो एक मेडिकल कॉलेज था यहाँ रोहतक में पूरे हरियाणा में, वो भी हरियाणा बनने से पहले, दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो मैंने कोई भी इलाका बगैर ऐसी संस्थाओं के नहीं छोड़ा। जैसे पंचकुला से स्टार्ट हो जाओ, पंचकुला में फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लेके आया, वहाँ से चलो आप कुरुक्षेत्र आ जाओ, देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एक वहाँ पर है आपका अहमदाबाद में, दूसरा कुरुक्षेत्र में बना है। फिर वहाँ से करनाल आ जाओ, कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। फिर वहाँ से आप आ जाओ सोनीपत, महिला यूनिवर्सिटी बनाई और महिला मेडिकल कॉलेज बनाया। देश में आज़ादी के बाद पहला सरकारी क्षेत्र में जो केवल महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज है, कानपुर में यूनिवर्सिटी बनाई हमने। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, SRM आपका जो ये, और कई ऐसी यूनिवर्सिटी आई हुई हैं, एक शिक्षा का हब बना हुआ है। और ये जिंदल की जो है ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी, और जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज था सर छोटू राम के नाम से, उसको यूनिवर्सिटी बनाया। ये सोने। फिर आप आ जाओ फरीदाबाद में YMC के नाम से छोटा सा इंस्टीट्यूट था, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया। फिर आ जाओ मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाने का आपने काम किया। फिर जो है गुड़गांव आ जाओ, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से स्टार्ट करवाया, वो अब तक पूरी नहीं हुई बिनौला गांव में। और क्या नाम कॉरपोरेट वो बनाया वहाँ पे मानेसर में, उसका भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। फिर आप आ जाओ रेवाड़ी में इंदिरा गांधी जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, एक सैनिक स्कूल बनाया। फिर आप झज्जर में आओ, झज्जर में एम्स और कैंसर इंस्टीट्यूट, इस प्रकार से वहाँ हमने किया। फिर आप महेंद्रगढ़ में चले जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे को मिली थी, तो हमने महेंद्रगढ़ में बनवाई। फिर आप आ जाओ रोहतक में ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई हमने, मेडिकल कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी की। एक परफॉर्मिंग एंड एक आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, विजुअल एंड परफॉर्मिंग ये यूनिवर्सिटी जो बनी यहाँ बनी। और ये आपका IIM यहाँ आया, जींद चले जाओ, चौधरी सिंह के नाम से हमने यूनिवर्सिटी बनाई। वहाँ भिवानी चले जाओ, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई और वहाँ मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराया। इसी प्रकार से हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से
एनिमल साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाई, और आपका सिरसा में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी थी चौधरी देवीलाल के नाम, उसको हमने बड़ा बनाया और राष्ट्रीय स्तर का बनाया। इस प्रकार से पूरे हरियाणा में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया ताकि अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके। लेकिन मेरे को बड़ा अफसोस है, ये कहते हैं कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उधर, जो इनको और बढ़ना चाहिए था बढ़े नहीं, बल्कि स्कूल ही बंद कर दिए 4000 मर्जर के नाम पे, 4000 स्कूल बच्चे कर दिए, और आज तक एक जेबीटी भर्ती नहीं किया। मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तरों में जाओ तो सरकारी कर्मचारी नहीं, 2 लाख तो पद खाली पड़े हैं। तो इसी वास्ते ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है और लोग विमुख हो चुके हैं। जो हरियाणा राज्य पर कर्ज की आप बात करते हैं, क्यों बढ़ा इतना कर्ज और कितना कर्ज हो गया? इस बात का जवाब मेरे को यह ऐसा है, 2014 था जिसमें हमने 4 पावर प्लांट भी लगाए, इतने आपको मैंने बताया इंस्टीट्यूट भी बनाए, कोई 70-80 हजार करोड़ कर्जा था हरियाणा पर। अब तो 4.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया, जबकि कोई उपलब्धि नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ाई। कहाँ आ रही, वही तो मंगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट आई नहीं ना। इन्वेस्टमेंट का या आईएमटी रोहतक में ही है, आप जहां से इंटरव्यू ले रहे हो मेरे, जो हमारे समय आ गया वो आ गया, फरीदाबाद में भी, क्योंकि ये माहौल ऐसा पैदा नहीं हो रहा है यहाँ। जब तक आप माहौल नहीं बनाओगे, लोग उनको कॉन्फिडेंस ना पैदा करोगे उनके दिल में कि मैं पैसा लगाऊंगा तो ये सेफ रहेगा या कोई वो नहीं होगा, तो नहीं आता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे आंकते हैं आप, कानून व्यवस्था? बताया ना, अपराध में ऊपरले 2-3%, किसी मर्डर में ऊपर से 2-3 में है, बलात्कार में है, पहले कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और अगर आप आते हैं तो आप कैसे इसको दुरुस्त करेंगे? जैसे 2005 में हमने किया था, 2005 से पहले भी ऐसी स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जेलों से सरकारें चलती थी यहाँ, तो उस टाइम भी मैंने कहा था भाई या तो अपराधी अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और 10 साल तक बिल्कुल ऐसा कोई नहीं हुआ। अब तो कोई सेफ है ही नहीं है। और हरियाणा की अगर राजनीति की बात करें तो लोकसभा चुनावों से 1 महीने पहले करीब मुख्यमंत्री जो हैं वो बदल जाते हैं एक महीने पहले हरियाणा में। इससे क्या मैसेज जाता है जनता को? नहीं, जनता समझेगी इस बात को, अपनी विफलताएं छुपाने के लिए मुख्यमंत्री बदल दे। ये जनता ये कह रही है मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहो, तो ये फैसला कर चुकी है, ये सरकार बदलेंगे, चेहरे बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार बदलने का फैसला कर चुके हैं जनता। हरियाणा लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो इसमें जो बीजेपी है, हाँ, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक एक लंबी स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, जिसमें कि वहां पर सीएम भी आ रहे हैं, बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी है, पीएम से लेके और सब बड़े चेहरे बीजेपी के, सीएम और बाकी सब एक तरह से कारपेट बॉम्बिंग कह रहे हैं हो रही है। तो आप इसको लेके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपको लगता है इससे जनता पर कुछ नतीजों पर कुछ असर पड़ेगा, या जनता अपना मन बना चुकी है? तो नई बात नहीं है, हर इलेक्शन तो उसमें स्टार प्रचारक आते ही हैं, सारी स्टेटों में यही नाम जाते हैं। अब इनके भी नाम गए, हमारे भी वही नाम जाएंगे, टॉप लीडर्स के जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव है 10 सीटों के लिए, उसमें आपको क्या लगता है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, या फिर जेजेपी या एनएलडी, इन दलों की क्या भूमिका आप देखते हैं? सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में, और कोई लड़ेगा तो वोट का टुकल आएगा, वो सीट नहीं मिलनी उनको। तो आपकी जो 10 में से आप कितनी सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ रोज बढ़ रही है कांग्रेस, तो मेरे को लगता है कांग्रेस का स्वीप आएगा। अब कितनी सीट आती हैं देखते। और अगर हम हरियाणा में लोकसभा चुनावों की बात करें तो इंडिया अलायंस, उसमें एक सीट कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो बाकी जो अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन कैसा है, क्योंकि इसमें बात आ जाती है जब आप अलायंस में होते हैं तो वोट ट्रांसफर आपको होगा, कोऑर्डिनेशन कैसा है, कितना सहयोग मिल रहा है मेंबर्स के साथ, इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? कोई वो तो उनके साथ इंडिया अलायंस का है, पार्टनर हैं आप, तो इस वास्ते बाकी उनका कोई लंबा चौड़ा आधार हरियाणा में नहीं था, जितना भी है वो सहयोग से चल रहे हैं। और अगर हम हरियाणा लोकसभा चुनावों की बात करें
तो जो हमारा जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे और जो मतदान का राष्ट्रीय प्रतिशत, वोट परसेंटेज जो था राष्ट्रीय स्तर पर, और जो हरियाणा का था, हरियाणा का काफी आगे था राष्ट्रीय प्रतिशत से भी। वोटर जो है वहां यहाँ बढ़ चढ़ के निकल के सामने आते हैं हरियाणा में। तो अब की बार अगर हम देखें महिला वोटर्स की बात करें तो वो लगभग बराबर हो गई हैं हरियाणा लोकसभा चुनावों के। पिछले 2019 की भी अगर हम बात करें और पिछले 2 दशकों में जो हरियाणा में महिला वोटर हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो महिला वोटर्स को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है, किन मुद्दों पर हरियाणा लोकसभा चुनावों में महिला वोटर्स वोट करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ महिला एक्टिव है और अच्छे पार्टिसिपेशन रहती है हर चीज में, परिवार में जाती है, सब देखते हैं, वो भी देखते हैं। आफ्टर वो देख रहे हैं कि गैस का सिलेंडर उस टाइम क्या भाव था, अब क्या भाव है, हमने वायदा किया हम 500 रुपये का देंगे। तो ये सारी बातें देखते हैं। महिला बड़ी शार्प है, वो देख के फैसला करती है। तो आपकी कितनी पहुंच है हरियाणा कांग्रेस की महिला वोटर्स के बीच में, और किन मुद्दों को आप एड्रेस कर रहे हैं? पूरी पहुंच है हमारी। कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चीज है। ड्रग में मतलब जो यहाँ ड्रग के नजदीक भी नहीं था हरियाणा, अब ड्रग में पूरे देश में टॉप पे हो रहा है। सबसे ज्यादा मौत यहाँ हुई, पंजाब से ज्यादा ड्रग से। चिंतित है, चिंता का विषय है। क्योंकि महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, एजुकेशन की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे हर सेक्टर में जा रही हैं, तरक्की कर रही हैं। स्पोर्ट्स में देखो ना, हमारी महिला पहलवान पूरे देश का नाम कर रही हैं। है तो पहलवान भी, लेकिन महिलाएं पहलवान भी देखो ना, जो कितना अच्छा नाम कमा रही हैं। हालांकि उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो महिलाओं के लिए, महिला जो यहाँ की निवासी हैं, वुमेन है, वोटर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके किन मुद्दों पर कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस काम करेगी? उसमें भी डाला है, घोषणा पत्र में भी डाला है कि जो भी बुजुर्ग महिला होगी उसको 1 लाख रुपया साल का देंगे, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, उनका सम्मान बढ़े। ये हर चीज से। अब हमने जैसे महिला यूनिवर्सिटी शुरू करी और पहला मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए केवल बनाया, और मतलब इसमें एजुकेशन में रिजर्वेशन करी हमने महिलाओं के लिए, टीचर्स में। तो इस प्रकार से महिलाओं को पूरा पार्टिसिपेशन देंगे। महिला तो के बगैर तो विकास हो ही नहीं सकता। और अगर हम बात करें अग्निवीर स्कीम जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है, दूसरी तरफ आप अहीर रेजिमेंट का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अग्निवीर है या अग्निपथ है जी। मैं भी सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, आधा फौजी हूँ मैं, और मेरे साथ के, मेरे स्कूल के कम से कम 28-30 जनरल हैं। मेरी सबसे बात हुई, फौज वाले भी खुश नहीं है। भाई 4 साल में घर आ जाएगा, जब तक किसी का भी फ्यूचर अश्योर नहीं होगा तो वो कभी मतलब आगे नहीं जा सकता। जैसे खेल खिलाड़ी में हरियाणा क्यों आगे गया हमारे समय में, कि उनका हमने फ्यूचर भी श्योर किया। पदक लाओ, पद पाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया हमने। हर गांव में बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, एकेडमी बनाई और हर सुविधा दी उनको, और स्कूल से ही उनको टैलेंट हंटिंग शुरू करी हमने। जब बनता आगे देख। तो हरियाणा के जो वोटर्स हैं इन लोकसभा चुनावों में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कि भाई कांग्रेस को वोट दें, और ये लोकसभा का इलेक्शन ही आगे फैसला करेगा हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी। जो कि लोग मन बना चुके हैं हरियाणा में, छत्तीसगढ़ ये मन बना चुके हैं हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की हो। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमसे बात करने के लिए, और हरियाणा की राजनीति से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।